नंबर है। पहला लकी ड्रॉ निकला है श्रवण कुमार। करवाएंगे, परिचय कराएंगे और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब प्राकृतिक रोशनी में ढंग के दिखाई देते हैं तो वो रोशनी क्यों इस्तेमाल नहीं। और आप हाइड्रो वाले पावर वाले लोग हो, जितनी बिजली की खपत हम कम करें उतना ही अच्छा है। जो जरूरतमंद हो उतनी कर ली जाए तो ही बहुत। मैंने इसे 50 बार कह दिया, मैंने भाई खंडर की फोटो कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिख रहा है। जब मैं इमारत था तब किसी ने फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। बच्चों को साइलेंट मोड में डालें। बच्चे देश का भविष्य हम, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा वर्तमान चौपट करें ये। बाबूलाल जी, वैसे भी मुसीबत ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा होती है, मुझे समझ कि हम कविता पढ़ें और सामने वाले खाते पीते हैं। इतने बुरे दिन आज तक ब्राह्मणों के नहीं आए जो आज। किसी भी ब्राह्मण का मर्डर करना, कुछ मत करो, उसे अपने घर पर बुला लो, उसके सामने खाना खाते हैं। 3-4 घंटे में ब्राह्मण सलट जाएगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता ही नहीं लगे सारा ब्राह्मण मरा तो मर। और मैं ज़्यादा नहीं कहते, इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सब कवियों को वरदान मिला हुआ है कि जो हमारी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। ये वैधानिक चेतावनी है जो पहले दे देनी चाहिए। सिगरेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये पहले बता देना चाहिए। तो दिक्कत ये कि वो कविता नहीं सुनते, उसमें अपना पोज बनाने में लगता है। आप देखोगे जितने भी वरमाला की फोटो है सब इन फोटोग्राफरों ने, प्लीज जितनी भी वरमाला की फोटो सब इन फोटोग्राफरों ने बिगाड़ी। किसी भी वरमाला की फोटो देख लो ऐसे मिलेगी। वो लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ देखते ही, दोनों फोटोग्राफर की तरफ। अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू के ही डाल दिया। लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में सेलेक्ट किया। ये चाहते हैं मेरी हंसते हुए की फोटो खींचे ताकि मुझे बाद में ब्लैकमेल कर सके। लुगाई पूछेगी क्या बात है, घर में सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शरद जोशी जी की कर्म भूमि है। अगर यहाँ अच्छा व्यंग नहीं सुना जाएगा तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं सुना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। फिर आपका आशीर्वाद चाहिए। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। वाह वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हालांकि बच्चों को आजकल एजुकेशन को लेकर के आप लोग बड़े तनाव में रहते हैं। सच बता रहे हैं, हम कभी भी तनाव नहीं पाते। क्या है, बच्चे जब तक पास होते रहे पढ़ते रहेंगे, जिस दिन फेल होंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। टेंशन किस बात? डिग्री लेना ही तो मुश्किल है, बांटना थोड़ी मुश्किल है। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के मध्य एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। फिर आपकी तालियां उठेंगी
बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मतलब मातृभाषा का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। बढ़िया बात है, वाह वाह। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे हैं। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। और अगली पंक्ति में पुरुष की कमजोरी पकड़ना, तालियों से बताना। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें, मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। समापन की ओर बढ़ रहा हूं। याद है वे मीटर गेज के कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। प्रारंभिक धक्का मुक्की के बाद सब एक होकर बैठ जाते थे, नए चढ़ने वालों से धक्का मुक्की करने के लिए। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। अगली पंक्ति पर फिर देखें आप। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। फिर आप कमजोरी पकड़े आनंद ले। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। एसएमएस वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। हमारे उदय प्रताप जी का एक शेर भी है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। एसएमएस वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों की भाषा अशुद्ध हो सकती थी किंतु भाव शुद्ध होते थे। मैंने तो स्वयं अक्सर अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था।
जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं भी इन बच्चों को प्रणाम कर लेता हूँ। बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी निपटा सकते हैं। मैं तो किसी जमाने में दिल्ली में पढ़ाता था, एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या उत्तर दे सकता है? वैसा किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम, बच्चों को जवाब आता नहीं था। लिखा हुआ था फलाने नेता कौन है, बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता है, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजाया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो एक बच्चे से पूछा किसी ने, बोले नेता ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ, तो बच्चे ने लिख रखा था अब नेता दूध देगा। अच्छा, एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता है। एक बार तालियां बजाकर बंदे में बच्चे तो लड़के बच्चियां तक ऐसी तेज हो गई है। एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। हमारे गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, बोले धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे? सारी चीजें बेच दोगे। अभी पिछले दिनों मैं जेल में गया, बधाई नहीं, यहाँ पर कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ना जाता। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सासा नमन। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सासा नमन। एक भाई की शहादत पर बहन क्या लिखती, लाज राखी कि भैया निभा कर गए, लाज राखी कि भैया निभा कर गए, हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए। भाई की शहादत पर है, लाज राखी कि भैया निभा कर गए, हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए। आखिरी सांस तक जूझते ही रहे, जान भी हंसते हंसते गवा कर गए। हर किसी को यही सीख देते रहे, हर किसी को यही सीख देते रहे। जिंदगी हो वतन, मौत भी हो वतन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सासा नमन। और पति की शहादत पर पत्नी क्या कहती, जिस जगह पर भी उनका लहू था गिरा, जिस जगह पर भी उनका लहू था
शहादत पे उनकी मेरी कामना, है शहादत पे उनकी मेरी कामना। हर जन्म में मिले मुझको यही सजन। ओ शहीदों तुम्हें मेरे सासा नमन। और बेटी की शहादत पर पिता क्या कहता है? पुरुष होने के नाते वो भले ही न रो पाता हो, लेकिन उसका दुख किसी से कम नहीं होता। तो बेटे की शहादत पर पिता क्या कहता है? वीर का बाप होना बड़ी बात है, वीर का बाप होना बड़ी बात है। इससे बढ़